हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमारी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स चल रही है। इकोनॉमिक्स का हम बेटा सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो हम इसके ऑलरेडी 2 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। आई होप बेटा आप सभी ने देखा होगा और आपको समझ भी आया होगा। आज हम बच्चों इसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़, तो देखिए बच्चों, आज हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिवीज़न ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो आज हम देखिए बेटा हमारा जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसके अंदर 2 आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक एग्जाम्पल है कांता का, एक है कमल का। अब देखिए हम दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। बेटा कांता नाम की एक लेडी है, वो क्या है, ऑफिस के अंदर वर्क करती है। वो सुबह 9:30 बजे ऑफिस में जाती है और 5:30 बजे तक ऑफिस में रहती है। उसे क्या है, प्रॉपर सैलरी मिलती है मंथ के आखिरी में, और उसके अलावा उसे एडिशनल सैलरी भी मिलती है, उसे प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, और जितने भी गवर्नमेंट के रूल है वो सब उनके रूल के अकॉर्डिंग उसे छुट्टियां भी मिलती हैं। उसे मेडिकल अलाउंस भी मिलते हैं। तो जो कांता है वो क्या है, संडे को ऑफिस में नहीं जाती है, और जो छुट्टियां होती है उसके उसे पैसे मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो कांता है, जब उसने इस वर्क को ज्वाइन किया था तो शी वॉज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर, ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वर्क। तो उसने क्या है बेटा, एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया था कि वो सभी टर्म्स और कंडीशन को पूरा करेगी। तो ये तो थी बच्चों कांता की कहानी। अब देखिए हम कमल के बारे में पढ़ते हैं। कमल इज कांताज नेबर। अब देखिए जो कमल है वो कांता का एक पड़ोसी है, लेकिन वो क्या है बेटा, एक लेबरर है। वो एक ग्रोसरी शॉप में वर्क करता है। वो सुबह 7:30 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक वहाँ पे काम करता है। उसे कोई अलाउंस नहीं मिलता है, उसे मतलब प्रॉपर सैलरी भी नहीं मिलती है। अगर वो एक्स्ट्रा डे वर्क करता है तो उसके एक्स्ट्रा दे के उसे कोई पैसे नहीं मिलते हैं। और वो क्या है, ना कोई लीव ले सकता है, ना कोई उसकी छुट्टी होती है। उसे डेली वहाँ पर जाकर काम करना होता है, और ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाय, और उसका जो एम्प्लॉयर है यानी कि जो मालिक है उसे कभी भी उसे नौकरी से हटा सकता है। तो बच्चों देखिए 2 इसके अंदर स्टोरी बताइए, कांता की और कमल की। तो इन दोनों के अंदर देखिए क्या डिफरेंस है। अब देखिए जो कांता है बेटा वो क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वर्क कर रही है, यानी कि वहाँ पर सब कुछ क्या है, जस्ट लाइक गवर्नमेंट। उसकी तो जो जॉब है मतलब फिक्स है, वहाँ से उसे सब कुछ रेगुलर पे भी मिलेगा, और सब कुछ फिक्स है उसका। उसको हॉलीडे भी मिलेंगी, एक्स्ट्रा मतलब छुट्टियाँ भी मिलेंगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी है, और संडे भी उसे ऑफ मिलेगा। लेकिन जो कमल है बेटा वो क्या है, कमल कहाँ पर है, एक प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहा है। उसके वहाँ पर ना तो कोई जॉब की श्योरिटी है, उसे कोई मेडिकल अलाउंस भी नहीं मिलता है, कोई हॉलीडे भी नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से इन दोनों के अंदर यही बताया गया है कि जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है उन दोनों के अंदर ही क्या है, बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस बताया गया है। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो इतने भी वर्कर्स होते हैं उनकी जॉब की सिक्योरिटी होती है, उन्हें फिक्स टाइम तक उन्हें वर्क करना होता है। उन्हें एक्स्ट्रा वर्क अगर वो करते हैं तो उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा पेड किया जाता है, यानी ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, और उन्हें हर प्रकार की जो बेनिफिट्स हैं वो उन्हें हर प्रकार के बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन जैसे क्या क्या बेनिफिट्स हैं उन्हें, वो क्या है, पेड लीव मिलती है उन्हें, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज़ की छुट्टियाँ मिलती हैं, पेमेंट मिलती है हॉलीडेज़ की, और वो प्रोविडेंट फंड ले सकते हैं, मतलब बहुत सारी उन्हें क्या है फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो ये सब किस में पॉसिबल है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। बट अब हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज। तो जो कमल है वो कहाँ काम करता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो इसका जस्ट अपोजिट है। वहाँ पर क्या है, वो वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई गवर्नमेंट कोई हॉलीडे नहीं होती है, कोई मतलब वहाँ पे बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, उन्हें सबको मानना होता है, और उनकी जॉब की कोई गारंटी नहीं होती है। अगर वो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो उसके लिए उन्हें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया जाता है, कोई छुट्टी नहीं होती है, कोई उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। तो उनकी जो जॉब है वो क्या है, सिक्योर नहीं है। कभी भी उन्हें उनकी जॉब छोड़ने विदाउट एनी रीज़न उनको उनकी जॉब से हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये 2 अलग अलग प्रकार के सेक्टर हैं जिसे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का नाम दिया गया है। तो दिस सेक्टर इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर। तो दोनों ही सेक्टर के अंदर बहुत अधिक मात्रा के अंदर लोग हैं जो वहाँ पर वर्क कर रहे हैं और अपने आजीविका कमा रहे हैं, अपने पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन अब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे हम वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, organized sectors offer jobs are the most sought after, but the employment opportunities in the organized sector have been expanded very slow.
हालांकि जो गवर्नमेंट सेक्टर से या ऑर्गेनाइज सेक्टर से वहाँ पर क्या है, जॉब अच्छी होती है, सैलरी फिक्स होती है, लेकिन वहाँ पर उनका जो वर्क होता है बहुत ही मतलब धीरे धीरे वो एक्सपेंड करते हैं, उससे स्लो। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पर क्या है, वो बहुत तेज़ी से उसने पूरे एरिया के अंदर अपने पैर फैला लिए हैं, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहाँ पर लोगों को बहुत अधिक मात्रा में जॉब मिल रही हैं। They adopt such strategies to evade taxes and refuse to follow laws that protect laborers. As a result, इसका देखिए रिजल्ट क्या निकलता है, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स टू एंटर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब देखिए जब उन्हें ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब नहीं मिलती है तो वो सभी लोग कहाँ जाएंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे, और वो वहाँ पर क्या है, कम सैलरी के अंदर भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई भी वर्क नहीं है, वो बिल्कुल खाली हैं। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की जॉब होती हैं, क्या होती है, सिक्योर नहीं होती हैं। तो 1990 का इसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया गया है। इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लॉसिंग देयर जॉब्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी कि 1990 के अंदर बहुत सारे लोगों ने ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो वर्क कर रहे थे उनसे उनकी नौकरी चली गई, और वो सब कहाँ आ गए, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आ गए। वहाँ पर क्या कम पैसों के अंदर भी काम करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी वर्क नहीं था, और मजबूरी में आकर उन्हें क्या है, यहाँ पर वर्क करना पड़ा। तो हु आर दीज वल्नरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन, अब कौन है जो इन ऐसे लोगों की हेल्प करेगा, रक्षा करेगा। तो रूरल एरियाज़ के अंदर देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स मोस्टली कंप्राइज ऑफ लैंडलेस, इसके अंदर कौन कौन आते हैं, जैसे लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स आते हैं, इसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आते हैं, शेयर क्रॉपर्स, आर्टिशंस, वीवर्स, ब्लैकस्मिथ्स, कारपेंटर, गॉल्डस्मिथ, यानी कि जो लुहार है, सुनार है, बढ़ई है, ये सारे जो आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं। और नियरली 80% ऑफ रूरल, मतलब भारत के जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ के जो 80% लोग हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और क्या है, वो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, और अपना पूरा दिन वर्क करके वो उन्हें जितना पैसा मिलता है उसमें ही वो अपनी लाइफ को स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर comprises mainly of workers in small scale industries, casual workers in construction, trade and transport, and those who work as street vendors। जैसा शहरों के अंदर देखिए गली में घूमने वाले जो ये सब्जी बेचने वाले हैं, हेड लोड वर्कर्स हैं, मतलब अपने सिर के ऊपर जो वजन लेकर ढोते हैं, गारमेंट मेकर्स हैं, रैग पिकर्स हैं, मतलब इस तरह के जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं वो सभी क्या हैं, आप किससे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो इन सभी के लिए क्या है, वी ऑल्सो फाइंड दैट मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज़, वो सभी क्या बेटा आपस में मिलकर, ये जो शेड्यूल कास्ट है वो सभी एक होकर कहाँ पर कार्य करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। उन्हें क्या है बच्चों, उन्हें इरेगुलर वर्क मिल रहा है। यहाँ पर इरेगुलर मतलब इरेगुलर ये बेटा उन्हें कभी भी उनके वर्क से हटाया जा सकता है। तो प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इज़ दस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इसलिए इन लोगों की हेल्प करने के द्वारा क्या हो सकता है, हमारे देश की इकोनॉमिक और जो सोशल डेवलपमेंट है उन दोनों को ही बहुत तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है। तो सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप एंड प्राइवेट एंड पब्लिक प्राइवेट, तो इसमें देखिए बच्चों क्या बताया गया है, तो सेम ऐसा ही दो इसका अंदर सेक्टर बताए गए हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। देखिए इनके नाम से ही पता लग रहा है, पब्लिक सेक्टर जिसके ऊपर क्या है, गवर्नमेंट का ओनरशिप होती है, और प्राइवेट सेक्टर जिसके अंदर क्या है, सिर्फ एक पर्सनल अपनी खुद की होती है, जैसे रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, ये तो किसकी है, पब्लिक सेक्टर में आती हैं। लेकिन जैसे टाटा आयरन और स्टील कंपनी है, किस में आती हैं, आपकी प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती हैं। ओके, तो अलग अलग प्रकार के सेक्टर्स के अंदर अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं, और उन्हें अलग अलग प्रकार की वहाँ पे अर्निंग होती है। तो इस प्रकार से पर्पज़ ऑफ पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट्स, गवर्नमेंट्स रेज मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विस रेंडेड बाय इट, यानी कि जो गवर्नमेंट्स है वो क्या है, टैक्स को के रेट को बढ़ाकर या और भी किसी भी तरीके से किसी भी वे से एक्सपेंसेस को बढ़ाकर क्या है वो अपनी सर्विस को पूरा कर सकती हैं। वट आर दीज एक्टिविटीज़, कैसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय सोसाइटी एज अ होल बाय विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड ऑल आर रीजनेबल कॉस्ट। अब जो प्राइवेट सेक्टर वो क्या है, इन सभी को मतलब सही तरीके से प्रॉपर वे में से इनको आगे वो प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं।
एंड देयर एग्जाम्पल्स आर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिज, रेलवे, हार्बर, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे किसके आपके, इन सभी के अंदर ये सारे एग्जाम्पल इसके अंदर डाले गए हैं। इनके अलावा देयर आर सम एक्टिविटीज़ विच गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट। कुछ एक्टिविटीज़ है जिसके अंदर क्या है, कुछ एक्टिविटीज जिसमें बेटा किसी का सरकार का कोई रोल नहीं होता है, कुछ एक्टिविटीज जिसका सरकार का रोल होता है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट एनकरेज। जब तक सरकार की तरफ से उन्हें कुछ हेल्प नहीं मिलेगी वो अपने लेवल के ऊपर किसी भी प्रकार की प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मैनी। जैसे आजकल क्या है बेटा, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हर चीज़ की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अब सभी को पता है। तो लेकिन अब क्या है, जब तक इसका ना गवर्नमेंट का की हेल्प नहीं होगी तब तक क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर वो अकेला अपने बल पर नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस। जैसा भारत के अंदर क्या होता है बेटा, जो सरकार है वो किसानों से गेहूँ चावल खरीद लेती है मतलब सही रेट के ऊपर। उसके बाद क्या है, उन्हें वो गोदामों के अंदर रख दिया जाता है, जो हम आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा था। गोदामों में रखने के बाद क्या है कि जो वहाँ से उनसे ख़रीदा गया था वो सारा मटेरियल क्या है, अब गवर्नमेंट वो कहाँ रख देती है, वो अब सरकार उन्हें जिसको भी ज़रूरत होती है वो क्या है वहाँ पर सरकार उन्हें सही रेट के ऊपर उन्हें बेच देती है। यानी क्या है, सरकार देखिए खरीदने वाले को भी नुकसान नहीं होता है और बेचने वाले को बीच में नुकसान नहीं हो रहा है। तो देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिसके अंदर क्या है गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन। इसके अंदर हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड भी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं। तो इस प्रकार से बच्चों इस चैप्टर के अंदर लास्ट तक यही बताया गया है कि कैसे सरकार की साइड से जैसे स्कूलों के अंदर अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाकर एलिमेंट्री एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाकर किस प्रकार से एजुकेशन लेवल को अप किया जा सकता है और इलिटरेसी को हमारे देश के अंदर से ख़त्म किया जा सकता है। इस प्रकार से सिमिलरली वी नो दैट नियर बाई हाफ ऑफ इंडियाज चिल्ड्रन आर मेलनरिज्ड एंड क्वार्टर ऑफ देम आर क्रिटिकली इल। अब सभी को पता है हमारे देश के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए जो कोई भी जैसा हमने इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया था कि जिन बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता है वो क्या है, उन्हें वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, उनकी मृत्यु तक भी हो जाती है। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो उड़ीसा का 40 है और मध्य प्रदेश का 48 है। और सबसे जो हाईएस्ट तो किसका है, केरला का है, जहाँ पर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो सबसे हाई है। वहाँ पर अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, अच्छी वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। इस वजह से क्या है, वहाँ पर बच्चों की जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है बहुत ही ज़्यादा डाउन है, मतलब बहुत कम बच्चों की वहाँ पर डेथ होती है। तो अलग अलग एरियाज़ के अंदर जैसे ही उसके अंदर वहाँ पर फैसिलिटीज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है वहाँ पर बच्चों को अच्छा भोजन मिलता है, तो क्या है वो कम बीमार पड़ते हैं और वो अपनी देश के अंदर अपनी कंट्री को ज़्यादा इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बहुत ईजी था बेटा, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। फिर भी बेटा आप इसको एक बार फिर से पढ़ के देखना। लास्ट में समरी में भी क्या बताया गया है, देखिए समिंग अप में यही बताया गया है कि जो तीनों ही सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तीनों सेक्टर का आपस में बहुत गहरा रिलेशन है। इनमें से हम किसी एक को अलग नहीं कर सकते हैं। तीनों को मिलाकर ही क्या है पूरे देश के अंदर ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सर्विस प्रदान की जाती है और दोनों ही क्या है हमारे देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटा। इससे पहले हम इसकी 2 वीडियो बना चुके हैं, तो किसी ने इसके फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आप इसका फर्स्ट सेकंड पार्ट देखना ताकि आपको थर्ड पार्ट इसका समझ में आ सके। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।